हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का कैरियर विल पर। और हम लोग पढ़ रहे हैं जंतुओं में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है जी। तो हम लोगों ने देखा है कि भाई नर प्रजनन तंत्र के क्या हिस्से हैं, मादा प्रजनन में क्या होता है, किस तरह से निषेचन होता है। ये सारी बातों का जिक्र हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि एक ऐसी महिला जिसके फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गया है ना। अवरोध उत्पन्न हो गया है अंडवाहिनियों में, तो निषेचन नहीं होगा और ऐसी महिलाएं निसंतान रह जाएंगी और पुरुषों को दूसरी शादी करने का बहाना मिल जाएगा। भाई पुरुषों को तो शादी करने का बहाना चाहिए। तो ऐसी महिलाओं के लिए खुशखबरी आ गई मार्केट में, एक तकनीक जिसको कहते हैं आईवीएफ। सुना होगा, बहुत ही फेमस शब्द है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आज की क्लास में उसी का जिक्र होने वाला है। तो उससे पहले एक बार सभी ये हमें बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है। तो आज के सेशन का हम आगाज करेंगे, शुभारंभ करेंगे। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइज? विशाल यादव, हाँ आज टेस्ट ट्यूब पढ़ेंगे जी। मानवी, राधे राधे। वीरेंद्र सिंह साहब एंड विशाल यादव साहब। खुशबू, राम राम खुशबू, कैसी हैं आप? ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ कि मैं आप तक पहुंच रहा हूं, हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, करते हैं आज के सेशन का आगाज। तो कुछ और बच्चे आ जाएं, उनका इंतजार है ना। तो इस इंतजार में हम हैं। तो आईवीएफ पढ़ लेते हैं गैस। आईवीएफ हम लोग पढ़ेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी, प्रखनली शिशु। जय महाकाल सूरज साहब। ठीक है, चलिए। बिल्कुल मैं ठीक हूं तनु, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। खुश रहिए गौरव सिंह साहब। सो टेस्ट ट्यूब बेबी यानी प्रखनली शिशु। देखिएगा, प्रखनली शिशु जिस तकनीक द्वारा विकसित किए जाते हैं उस तकनीक को कहते हैं आईवीएफ। ओके, इस टेक्निक का नाम है, इस तकनीक का नाम है क्या? तो आप कहेंगे आईवीएफ। और आईवीएफ का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना। क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो वो तकनीक, जिस तकनीक द्वारा हम क्या करते हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, इस तकनीक को कहा गया है आईवीएफ। और इस तकनीक का इस्तेमाल हम ऐसी महिलाओं में करते हैं जिसके फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गया है। देखिएगा, ये कोई महिला है ना, और ये इसका मान लिया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है जी, ओके। ये इसका फेलोपियन ट्यूब हुआ, अंडवाहिनियां हो गई। ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, अंडवाहिनियां। ये अंडाशय यानी ओवरीज हो गई, अंडाशय हो गई। अब मान लेते हैं कि इस महिला के फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गया। कमेंट को विराम देंगे, हमारी तरफ तवज्जो देंगे, है ना। तो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, दीपक, शाक्या, मानवी, सूरज, प्रणव, ठीक है, वीरेंद्र सिंह साहब, एकदम शांति से पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। ओके, तो मान लिया इस महिला के दोनों ही फेलोपियन ट्यूब में अवरोध उत्पन्न हो गया, ब्लॉकेज आ गया। तो ये महिला निसंतान हो जाएगी। क्यों? ये कंसीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप जानते हैं ना कि ये अंडाशय में अंडाणु बना और अंडाणु पहुंचा कहां? फेलोपियन ट्यूब में। और ये देखो, इधर से आ रहा था स्पर्म, ये स्पर्म बेचारा गया यहां पे। ओके, स्पर्म तो यहां तक आ गया, लेकिन ओवम यहां तक पहुंच नहीं पाया। इन दोनों के बीच क्या हो गई? दीवार हो गई अवरोध की वजह से। तो ये स्पर्म ओवम मिल नहीं पाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाएगा, तो बेचारी वो औरत मां नहीं बन पाएगी। ठीक है, और पुरुष को दूसरी शादी करने का बहाना मिल जाएगा। पर अब ऐसी महिलाओं के लिए खुशखबरी आ गई है मार्केट में, क्या? आईवीएफ। अब वो महिला कहेगी कि नहीं, दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं है, चलते हैं आईवीएफ सेंटर, है कि नहीं। तो आईवीएफ का इस्तेमाल ऐसी महिलाओं में किया जाता है, ऐसी फीमेल में किया जाता है
इस तकनीक का इस्तेमाल ऐसी महिला में किया जाता है जिसके फेलोपियन ट्यूब में, ध्यान से सुनिएगा, फेलोपियन ट्यूब में मतलब अंडवाहिनियों में, अंडवाहिनियों में क्या आ गया है, तो आप कहोगे सर ब्लॉकेज आ गया है, अवरोध उत्पन्न हो गया है। क्या आ गया? ब्लॉकेज आ गया, ब्लॉकेज आ गया, अवरोध उत्पन्न हो गया। अब जब अंडवाहिनियों में अवरोध हो जाएगा तो क्या होगा? अंडवाहिनियों में अवरोध होगा तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, और जब निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, है कि नहीं? प्रेगनेंसी नहीं होगी, गर्भाधान नहीं होगा। ओके, और जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। उसके घर वाले, खास करके जो सास होती है, वो उसको ताना देगी कि भाई ये खानदान का वारिस नहीं दे सकती, अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए उकसाएंगी, जैसे सास बहू सीरियल्स में होता है या पुरानी हिंदी फिल्मों में देखा होगा आपने। चलो, तो ऐसी महिलाओं के लिए हमने क्या किया? एक तकनीक लाई, आईवीएफ। अब देखो इस आईवीएफ में हम क्या करेंगे। देखो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि भाई फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आने की वजह से, अंडवाहिनियों में अवरोध आने की वजह से निषेचन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये महिला गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, कंसीव नहीं कर पा रही है। तो इस समस्या का हमें समाधान करना है। कैसे करेंगे? देखो हम क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे ठीक है, एक परखनली लिया और हमने क्या किया, यहां से अंडाशय कलेक्ट कर लिया, अंडाशय से अंडाणु कलेक्ट कर लिया मशीन के द्वारा, है ना, मशीन के द्वारा अंडाणु कलेक्ट कर लिया, और इसके हस्बैंड से हमने ले लिया स्पर्म, स्पर्म कलेक्ट करने की मशीन होती है, और दोनों को टेस्ट ट्यूब में मिला दिया। स्पर्म और ओवम मिलेगा तो क्या बनेगा? जायगोट, और जायगोट विभाजित होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो को उसी महिला के गर्भाशय में आरोपित कर देंगे, उसी महिला के गर्भाशय में आरोपित कर देंगे जिसका आपने क्या लिया था? ओवम लिया था। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। अरे भाई प्रॉब्लम क्या था? अवरोध की वजह से निषेचन नहीं हो पा रहा था, हमने निषेचन बॉडी के बाहर करवा लिया, जायगोट बना लिया, एम्ब्रियो बना लिया, और फिर इसको यूट्रस ठीक ठाक था महिला का, तो उसके यूट्रस में हमने इम्प्लांट कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। दिस इज कॉल्ड आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लैटिन में एक वर्ड होता है इन विट्रो। इन विट्रो मतलब क्या होता है? बॉडी के बाहर कोई प्रक्रिया शरीर में होनी थी लेकिन वो प्रक्रिया शरीर के बाहर हो रही है। दिस इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहां होना था? अंडवाहिनियों में। कहां हो रहा है? शरीर के बाहर। तो इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन। बात आ रही है समझ में? कितना आसान तकनीक है। तो इस तकनीक में हम लोग क्या कर रहे हैं वो जरा देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो जरा आप लोग देखेंगे, है ना। तो हमने क्या किया इस तकनीक में हमने क्या किया माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो पुरुष था, पुरुष से हमने क्या इकट्ठा कर लिया? स्पर्म इकट्ठा कर लिया। और महिला से क्या कर लिया हमने? क्या इकट्ठा कर लिया? ओवम इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम पुरुष लिख देते हैं और यहाँ पे महिला लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने पुरुष से क्या कलेक्ट कर लिया? स्पर्म कलेक्ट कर लिया। और महिला से क्या कर लिया? ओवम कलेक्ट कर लिया। और स्पर्म और ओवम का मिलना आप जानते ही है क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। क्या करवा लिया? फर्टिलाइजेशन, निषेचन करवा लिया। निषेचन के बाद जो बनता है वो क्या कहलाता है? तो आपने कहा सर जायगोट बनता है, हिंदी में उसे कहते हैं युग्मनज। जायगोट को विभाजित होने देते हैं, क्या बन जाएगा? जायगोट को विभाजित होने देते हैं, क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया, भ्रूण बन गया, भ्रूण। अब इस भ्रूण को हम एक ही हफ्ते तक रख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में। अब इस भ्रूण को हमें क्या करना पड़ेगा? महिला के गर्भाशय में क्या करना पड़ेगा? आरोपित करना पड़ेगा। तो इस भ्रूण को हमने क्या किया? महिला के गर्भाशय में आरोपित कर दिया। अगर उस महिला का यूटेरस ठीक ठाक है ना तो वो महिला बच्चे को जन्म देगी, बच्चे को जन्म देगी। और यही बच्चा माय डियर फ्रेंड्स कहलाता है क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहलाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली शिशु। देखा कितना आसान है।
तो देखिए, जैसा कि अभी हमने डायग्राम से डिस्कस किया था कि ये कोई महिला है और इसके फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गया है। तो ये महिला जो है माँ नहीं बन पा रही थी, माँ नहीं बन पा रही थी क्योंकि ब्लॉकेज था। तो हमने क्या किया, इसका ओवम कलेक्ट किया, टेस्ट ट्यूब में रखा और इसके पतिदेव से हमने स्पर्म लिया और दोनों को देखो मिला दिया। दोनों को मिलाने के बाद बना जायगोट, जायगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को इसके बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। तो अब ये बच्चे को जन्म देगी, है कि नहीं? मजा आया? ये मजे वाली बात ही है ना कि वो महिला जो बिल्कुल निराश हो चुकी थी, अब उसको बच्चा होगा, है ना? अब उसके भी घर में संतान की किलकारियां गूंजेंगी, है ना? वो भी माँ कहलाएगी, है कि नहीं? तो मजे वाली बात तो है ये। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। 12 मई की पीडीएफ नहीं आई है अभी तक। अच्छा, कौन सा टॉपिक था माय डियर फ्रेंड्स? कुसुम, सुजीत यादव क्या पूछ रहे हैं? सुजीत सर, क्या ब्लॉकेज नहीं हट सकता है? देखो, पहले ब्लॉकेज हटाने की कोशिश करते हैं डॉक्टर दवाओं से, सर्जरी से, लेकिन अगर दवाओं के थ्रू, सर्जरी के थ्रू अगर ब्लॉकेज को हटाना मुश्किल हो जाता है तो फिर ये तकनीक अपनाते हैं। पहले तो डॉक्टर कोशिश करते हैं ना। हमारे साथ न्यू स्टूडेंट है जतिन साहब, आपका स्वागत है जतिन, कैसे हैं आप? नहीं, बच्चे पे क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा? देखो, जो निषेचन यहां होना था हमने बाहर करवा लिया, निषेचन ही तो बाहर करवाया ना। प्रॉब्लम क्या था कि ब्लॉकेज की वजह से निषेचन नहीं हो पा रहा था, हमने निषेचन टेस्ट ट्यूब में करवा लिया और फिर एम्ब्रियो को तो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर ही कर दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अविनाश पटेल कह रहे हैं कि सर फर्स्ट क्लास है आपका, स्वागत है हमारे क्लास में आप सभी का। कोई असर नहीं पड़ेगा, बच्चा एकदम नॉर्मल होगा। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए, जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो देखोगे कि क्वेश्चन होगा कि भाई आईवीएफ में या प्रखनली शिशु में जो बच्चा पैदा होता है उसमें निषेचन कहाँ होता है? निषेचन महिला के शरीर के अंदर होता है, निषेचन महिला के शरीर के बाहर होता है, निषेचन महिला के शरीर के बाहर एक प्रखनली में होता है। तो सबसे बढ़िया उत्तर क्या है कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन अ टेस्ट ट्यूब। निषेचन महिला के शरीर के बाहर एक प्रखनली में होता है। अरे भाई, यही तो प्रॉब्लम था कि निषेचन शरीर में नहीं हो पा रहा था, हमने बाहर करवा लिया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप एक ऐसी महिला के बारे में सोचो जिसका यूट्रस ही डैमेज है। यहां पे तो यूट्रस ठीक था, प्रॉब्लम यहां था ब्लॉकेज की वजह से, तो आपने ये किया। लेकिन अगर किसी महिला का यूट्रस ही डैमेज है तो फिर तो वो संतान नहीं बन पाती थी। डॉक्टर कहते थे कि अब हमारे पास और कोई तकनीक नहीं है, है ना? लेकिन ऐसी महिलाओं के लिए भी खुशखबरी आ गई मार्केट में, एक और तकनीक जिसको हम कहते हैं सरोगेसी, है ना? क्या बोलते हैं गाइस? सरोगेसी कहते हैं। क्या कहते हैं इस तकनीक को? सरोगेसी कहते हैं। क्या बोलेंगे? सरोगेसी, या इसको कहते हैं किराए की कोख, किराए की कोख, इस तकनीक को। अब देखो यहां पे प्रॉब्लम क्या आई है, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि इस महिला का यूट्रस ही डैमेज हो गया। अब देखिए, बच्चे की वृद्धि और विकास तो यूट्रस में होती है। यहां पे मान लिया फर्टिलाइजेशन हो भी गया, जायगोट बन भी गया, एम्ब्रियो बन भी गया, तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि यूट्रस ही डैमेज हो गया। यूट्रस ही डैमेज हो गया क्योंकि बच्चे की वृद्धि और विकास आपने पढ़ रखा है कहां पे होता है? यूट्रस में होता है। तो अगर इस महिला का यूट्रस डैमेज हो गया तो डॉक्टर कहते थे अब हमारे पास और कोई तकनीक नहीं है। लेकिन ऐसी महिलाओं के लिए भी तकनीक आ गई, क्या? सरोगेसी, यानी किराए की कोख, है ना? इस तकनीक में देखो क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्या है? यूट्रस ही डैमेज हो गया है ना? गर्भाशय ही काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस महिला से क्या कलेक्ट करेंगे? अंडाणु कलेक्ट कर लिया, ओवम कलेक्ट कर लिया, और इसके हस्बैंड से हमने स्पर्म ले लिया और दोनों को मिला देते हैं। क्या बन जाता है? जायगोट। दोनों के मिलने से बनता है जायगोट। युग्मनज, युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है? भ्रूण, यानी एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को हमने क्या किया? किसी और महिला के गर्भाशय में आरोपित कर दिया। दूसरी महिला के गर्भाशय में हमें आरोपित करना पड़ेगा क्योंकि उस महिला का तो यूट्रस ठीक ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे हम क्या करेंगे कि इस एम्ब्रियो को किसी अन्य महिला के गर्भाशय में आरोपित कर देंगे। वहां क्या था कि वहां प्रॉब्लम था, ब्लॉकेज यहां पे था।
तो निषेचन बाहर करवा के और यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया। यूट्रस उस महिला का ठीक था, लेकिन यहाँ पर यूट्रस ही डैमेज है ना, तो हमें ऐसा करना पड़ रहा है। तो इस तकनीक में हमने क्या कर लिया कि ये जो आपका मेल है, एक्चुअली यहाँ पे मेल होगा, यहाँ पे लिख देते हैं पुरुष, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, तो थोड़ा सा हम इसको मिटाकर यहाँ पे पुरुष लिख देते हैं। और देखिए गाइस, यहाँ पे होगा महिला, ठीक है, तो एक महिला है, ओके, महिला है, आराम से देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो ये महिला है कोई, तो हमने क्या किया, पुरुष से क्या इकट्ठा कर लिया, स्पर्म कलेक्ट कर लिया, और महिला से अंडाणु कलेक्ट कर लिया, दोनों को मिला देते हैं। अंडाणुओं और शुक्राणुओं का मिलना आप जानते ही हैं क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। और दोनों के मिलने से जो एक सिंगल सेल बनता है, एक कोशिका बनती है, उसको हम लोग कहते हैं जायगोट, युग्मनज। ये सब तो रट गया होगा अब। युग्मनज विभाजित होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो, भ्रूण, भ्रूण। और हम क्या करेंगे कि स्पर्म और ओवम को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, जायगोट। जायगोट को विभाजित होने देंगे, क्या बन गया, एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देंगे इन द यूट्रस ऑफ अदर फीमेल। वहां पे क्या था, उसी महिला के गर्भाशय में आरोपित कर रहे थे, यहां पर किसी अन्य महिला के गर्भाशय में आरोपित कर देंगे, और ये महिला क्या करेगी, बच्चे को जन्म देगी, और ये दूसरी महिला इसके बच्चे को जन्म देगी। और इस तरह की महिला को हम यहाँ पे नाम देंगे सरोगेट मदर। क्या नाम देंगे, सरोगेट माता। क्या कहेंगे, सरोगेट माता कहेंगे। तो जिस औरत ने इन दोनों के बच्चे को जन्म दिया है, ये माता कहलाएगी सरोगेट मदर। पर जिस औरत ने इसे जन्म दिया है वो इसकी मां नहीं है। बच्चा बायोलॉजिकली इन दोनों का होगा, जिसका स्पर्म और ओवम यूज किया गया है। बच्चे का कोई भी कैरेक्टर इसमें नहीं मिलेगा। तो जिस औरत ने इस बच्चे को जन्म दिया वो उसकी मां नहीं है, तो मां होने की डेफिनेशन भी बदल गई। हुआ क्या कि इस फीमेल का यूट्रस ठीक नहीं था, तो हमने क्या किया, इनके बच्चे को ग्रो करने के लिए किसी अन्य महिला का यूट्रस यूज किया है। बच्चा यहां पे रहकर बस न्यूट्रिशन लेगा, खाना पानी लेगा और ग्रो करेगा। बच्चे का कोई भी कैरेक्टर इसमें नहीं आएगा। तो जिस औरत ने इसे जन्म दिया है वो उसकी मां नहीं है, भले ही वो उसको दूध पिला दे फिर भी उसकी मां नहीं होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है ना। पहले एक गाना आता था, एक मूवी थी दूध का कर्ज, उसमें सांप को दूध पिलाती है हीरोइन और कहती है, एक गाना होता है उसमें कि तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो आदमी गाय का दूध पीता है, भैंस का दूध पीता है तो भैंस जैसा हो जाता है क्या। वाहियात किस्म के गाने पहले आते थे। तो सरोगेसी से पहले क्या होता है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है कि भाई आपको इतने पैसे दे दिए जाएंगे, बच्चा आपको इसके हवाले कर देना होगा जन्म के बाद, ठीक है। और आप जानते हैं कि इंडिया में चूंकि सरोगेसी बहुत कम, सरोगेट मदर बहुत कम पैसे पे मिल जा रहा था, तो विदेशों से लोग यहाँ सरोगेसी करने को आ रहे थे। कई लोगों ने इसको अपना रोजगार बना लिया। तो इस तरह की घटनाएं जब बहुत बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया था, है ना, कि भाई अगर बहुत जरूरी है तो ही आप सरोगेसी करें। ऐसा नहीं कि हम हमारे पास बहुत पैसा है और हमारे पास जो है वक्त नहीं है तो चलो एक सरोगेसी करवा लेते हैं, ऐसा नहीं। तो उसके लिए नियम बनाए गए कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, बच्चा होने से आपकी जान जा सकती है या और कोई इश्यू है, तब आप सरोगेसी करवा सकते हैं। शौक से नहीं करवा सकते कि चलो एक करवा लेते हैं सरोगेसी, है ना, एक बच्चा और चाहिए, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस तैयार की गई है। तो इस केस में भी निषेचन ना तो इस महिला के शरीर में हो रहा है ना तो इस महिला के शरीर में हो रहा है, निषेचन शरीर के बाहर एक परख नली में हो रहा है, ठीक है जी। अगर सर स्पर्म ही ना निकले, स्पर्म नहीं निकलेगा तो फिर दूसरे डोनर का स्पर्म यूज किया जाता है ना, फिर तो बच्चा उसका नहीं होगा। आपने देखा होगा एक मूवी में क्या हुआ
कि इसका एम्ब्रियो किसी और फीमेल की बॉडी में कर दिया ट्रांसफर और दूसरे का किसी और की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, उसका बच्चा उसके पेट में पल रहा, उसका बच्चा उसके यूट्रस में पल रहा है। तो अगर लैबलिंग करने में गलती हो जाए, है ना, डॉक्टर बड़ी हड़बड़ी में रहते हैं, मान लिया इसका एम्ब्रियो और है, दूसरे का और है ना, आईवीएफ के केस में। तो एक मूवी आई थी, तो उसमें क्या हो गया था, गलती से ना उसका एम्ब्रियो उधर चला गया और उसका एम्ब्रियो उधर चला गया, है ना। तो ऐसी एक मूवी थी, मैं देख रहा था, पता नहीं क्या था उसका नाम, याद नहीं आ रहा है मेरे को ना। अब देखते हैं, काम की और बात देख लेते हैं। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम बता दो आप लोग। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम है लुइस जोआय ब्रॉन, इंग्लैंड की है। और इसका जन्म जो है वो 25 जुलाई 1978 को हुआ था, है ना। और इसके माता पिता के नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है ना। पिता का नाम था पीटर ब्रॉन, ये देखिए, और माता इनकी है लेस्ली ब्रॉन, और ये है रॉबर्ट ब्रॉन, सॉरी लुइस जोआय ब्रॉन, ये बेबी गर्ल है ना, लड़की है। तो विश्व की जो प्रथम परखनली शिशु है उसका नाम था लुइस जोआय ब्रॉन। क्या नाम था? लुइस जोआय ब्रॉन, जिसका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 को, कहाँ? इंग्लैंड में। माता पिता का नाम था लेस्ली ब्रॉन और पीटर ब्रॉन। और ये जो बच्ची है यही है क्या? यही है आपकी लुइस जोआय ब्रॉन, लड़की है ये। ठीक है। हाँ वीरेंद्र, पीरियड्स क्या होते हैं? हाँ, वो मासिक धर्म हम पढ़ेंगे, एक अलग से टॉपिक देख लेंगे, उसको यूट्यूब पर भी डिस्कस कर दूंगा। और बर्थ कंट्रोल मेथड्स, गर्भ निरोधन की विधियां, जहां से क्वेश्चन होते हैं, है ना, उसको डिस्कस करेंगे हम, घबराइए मत आप। नाउ, तो फर्स्ट आईवीएफ करने वाले जो डॉक्टर थे, है ना, फर्स्ट आईवीएफ, प्रथम आईवीएफ या फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, प्रथम परखनली शिशु, प्रथम परखनली शिशु बनाने वाले जो डॉक्टर थे वो थे आपके पैट्रिक स्टेप्टो। क्या नाम था? पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड। तो कितनी बातें याद रखेंगे कि प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? लुइस जोआय ब्रॉन, 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। और फर्स्ट आईवीएफ या प्रथम परखनली शिशु बनाने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? यह है पैट्रिक स्टेप्टो, और ये साहब हैं आपके रॉबर्ट एडवर्ड, जिन्होंने फर्स्ट आईवीएफ किया था। प्लीज रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। ओवरीज में सिस्ट हो जाने से दिक्कत नहीं होती है, वो ओवल्यूशन होता रहता है। अगर बहुत ज्यादा सिस्ट है तो फिर दिक्कत है। एग्जाम नजदीक है, सिलेबस हो जाएगा, संडे को भी हो जाएगी क्लास बीच कभी, इसलिए हम सैटरडे को भी क्लास ले रहे हैं। और एक दिन भी आपकी क्लास को हम नागा नहीं कर रहे हैं, रोज ही क्लास आपकी चल रही है। इवन सैटरडे को भी क्लास चल रही है आपकी, है ना। चलिए, अब आ जाते हैं कि भारत की प्रथम परखनली शिशु, वो थी विश्व की ना, भारत की प्रथम परखनली शिशु, भारत की प्रथम परखनली शिशु का नाम था कणु प्रिया अग्रवाल, जिसको नाम दिया गया दुर्गा का। क्या नाम दिया गया? दुर्गा। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, ये कोलकाता के डॉक्टर थे। इसका जो जन्म था वो 3 अक्टूबर 1978 को हुआ था, है ना। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट आईवीएफ कब हुआ था? 25 जुलाई 1978 को। और इंडिया में ये जो डॉक्टर थे आपके डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय साहब, उन्होंने 67 डेज के बाद, 67 दिनों के बाद ही इंडिया में फर्स्ट आईवीएफ सक्सेसफुली कर लिया था।
प्रथम आईवीएफ, प्रथम परखनली शिशु बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड, जिसका नाम था लुइस जोएब्रॉन। 25 जुलाई 1978 को उसका जन्म हुआ था। उसके ठीक 67 डेज के बाद ही डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय साहब ने इंडिया में फर्स्ट आईवीएफ सक्सेसफुली कर लिया था, लेकिन अपने इस अचीवमेंट को ये लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनका उतना ज्यादा साथ नहीं दिया, उस वक्त की स्टेट गवर्नमेंट ने इनका ज्यादा साथ नहीं दिया। सो ये इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए कि इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो इनके नोट्स और रिसर्च अब सामने आ रहे हैं, तो उनसे पता चल रहा है कि फर्स्ट आईवीएफ जो है वो हर्षा नहीं दुर्गा है। पुरानी किताबों में क्या मिलेगा? प्रथम, भारत की प्रथम परखनली शिशु का नाम कुमारी हर्षा, डॉक्टर का नाम डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, और केईएम हॉस्पिटल मुंबई में पैदा हुई थी वो। लेकिन जब इनके नोट्स और इनके रिसर्च अब सामने आ रहे हैं तो पता चल रहा है कि भारत की प्रथम परखनली शिशु हर्षा नहीं, कौन है? दुर्गा। तो आप दुर्गा को प्रायोरिटी दीजिएगा, है ना, जिसको कर्णप्रिया अग्रवाल जिसका नाम है, जिसको मतलब दुर्गा का नाम दिया गया था। तो इनके हालाते जिंदगी पर एक मूवी बनाई गई है, एक डॉक्टर की मौत, जिसमें शबाना आजमी और पंकज कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जिसमें यह दिखाया गया है कि एक डॉक्टर के जिंदगी के कश्मकश को दिखाया गया है कि एक इतना मेहनती डॉक्टर, टैलेंटेड डॉक्टर इग्नोरेंस की वजह से आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। ठीक है, चलिए, ओके। और इसको जो है अवार्ड भी मिला, सेकंड बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं तपन सिन्हा। डायरेक्टर कौन थे? तपन सिन्हा मूवी के निर्देशक थे। ठीक है, चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। क्लोनिंग पे बात करते हैं। क्लोनिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्लोनिंग क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट कॉपी आपके जैसा बिल्कुल तैयार कर दे, उसको बोलते हैं क्लोन। आपके हूबहू जैसा हमने तैयार कर दिया एक आदमी, तो इस आपके जैसे आदमी को हम क्या बोलेंगे? क्लोन कहेंगे आपका। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? क्लोनिंग। अच्छा, क्लोन बनाने के लिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लेना पड़ेगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? टेल मी। क्लोन बनाने के लिए हमें लैंगिक जनन का सहारा लेना पड़ेगा कि अलैंगिक जनन का सहारा लेना पड़ेगा? बताइए। तो आप कहिएगा सर लैंगिक जनन से तो बच्चा जो है दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। एग्जैक्ट कॉपी तैयार करना है तो हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम क्लोनिंग को कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज व्हाट? क्लोनिंग। अलैंगिक जनन द्वारा किसी जीव का जेरोक्स तैयार करना, प्रतिरूप तैयार करना क्या कहलाएगा? क्लोनिंग कहलाएगा। तो लिख दिया है, देखो हमने, कि प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है जी, प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड व्हाट? क्लोनिंग। अलैंगिक जनन द्वारा, जैसे सीजीएल में पूछा गया था कि क्लोनिंग कैसी प्रक्रिया है, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन? तो उत्तर था अलैंगिक जनन द्वारा किसी जीव का प्रतिरूप तैयार करना, हूबहू उसके जैसा, मतलब जेरोक्स तैयार कर लेना, है ना। और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर इयान विल्मट, क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर इयान विल्मट साहब, जो स्कॉटलैंड के डॉक्टर थे, स्कॉटलैंड के डॉक्टर थे, उन्होंने पहला क्लोन तैयार किया एक भेड़ का, और उस भेड़ का नाम क्या रखा? डॉली नाम रखा। तो क्लोनिंग के द्वारा बनाया गया पहला जो जंतु था वो था एक डॉली। डॉली एक भेड़ था और उसका नाम रखा गया डॉली। डॉली को बनाया था किसने? डॉक्टर इयान विल्मट ने। कहाँ के डॉक्टर थे? तो आप कहेगा सर स्कॉटलैंड के डॉक्टर थे। जन्म कब हुआ था डॉली का? 5 जुलाई 1996 को। मृत्यु किस दिन हो गई? 14 फरवरी 2003 को। वैलेंटाइन डे के दिन मर गई बेचारी डॉली। कारण क्या था? कारण था लंग इन्फेक्शन, फेफड़े में संक्रमण। फेफड़े में संक्रमण। लगभग 7 सालों तक जीवित रही डॉली, और भेड़ इतना ही दिन जीवित रहता है ना। तो जन्म हुआ था 5 जुलाई 1996 को, मृत्यु हो गई वैलेंटाइन डे के दिन, बेचारी डॉली मर गई कब? 14 फरवरी 2003 को। कारण क्या था? फेफड़े में बेचारी को संक्रमण हो गया था। ओके, तो ये डेटा आपको याद करना है। चेतन शर्मा कौन सा नोट्स बोल रहे हैं चेतन साहब? हाँ, वो होता है ट्विंस, उसको देखेंगे सूरज हम लोग, ट्विंस को।
कोई दिक्कत है समझने में? नहीं है ना? आगे बढ़ें? ये लिख लिया सबने? सूरज, अंजलि, अंकित, श्रेया, रफीना, इधर लोग लाइव है? बात आ रही है समझ में सबको? थोड़ा सा मुश्किल है ये टॉपिक, पर मैंने इसको आसान बनाने की कोशिश की है आपके सामने। हम लोग पढ़ रहे हैं जिस्म का अध्ययन। बायोलॉजी मतलब क्या है? जिस्म का अध्ययन। और जिस्म पार्ट 1 पढ़ रहे हैं हम लोग। आज का तो डला ही जाएगा। प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है जी। जैसे एक क्वेश्चन देखो, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि डॉली के बारे में कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। डॉली के बारे में कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। डॉली के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। डॉली के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो डॉली मर गई थी 2003 में, सही है? सही है कि नहीं? डॉली की मृत्यु फेफड़े के बीमारी से हुई थी, सही है? ठीक है। डॉली का जो जन्म है वो 98 को हुआ था। डॉली का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था। तो डॉली का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, ये भी सही है। डॉली फेफड़े की बीमारी से मर गई, ये भी सही है। मर गई थी कब? 14 फरवरी 2003 को, वैलेंटाइन डे के दिन बेचारी मर गई थी। लेकिन ये वाला गलत है और हमें गलत ही चुनना था। डॉली का जन्म जो है वो 5 जुलाई 1996 को हुआ था, 98 को नहीं हुआ था। सो ये गलत हमारा हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एग्जामिनेशन के लिए जाते होंगे कि जो बेबी है वो ठीक ठाक पल रहा है कि नहीं पल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है कि नहीं? ओके, सो सी शुड बी द राइट ऑप्शन। सबने सही उत्तर दिया, क्या बात है। इसका मतलब ध्यान से देखा आपने। अंजलि सैनी, अंजलि यादव, रफीना खातून, चंद्र कला, दो अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक अंजलि सैनी है, दूसरी अंजलि यादव है। रफीना खातून, चंद्रकला शर्मा, सुरभि हमारे साथ हैं, दीपक कुमार है, विशाल यादव साहब है। सबने सही उत्तर दिया, वेरी गुड, कीप इट अप, बढ़िया। अखिलेश साहब भी सही उत्तर आपने दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। एक क्वेश्चन और बताइए कि गरिमा 2 क्या है? गरिमा 2 क्या है? गरिमा 2 क्या है? गरिमा 2 क्या है? क्लोन के द्वारा बनाया गया भैंस, क्लोन के द्वारा बनाई गई गाय, भेड़ या बीटी टमाटर है? तो मैं बता देता हूँ इसको। ये क्लोनिंग के द्वारा बनाया गया पहला भैंस का नाम है गरिमा, गरिमा 2। क्योंकि गरिमा 1 की मृत्यु हो गई थी तो फिर दूसरा बनाया गया, उसका नाम रखा गया गरिमा 2। तो गरिमा 2 क्या है? क्लोनिंग के द्वारा बनाया गया पहला भैंस है ना? तो हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से दुनिया के पहले भैंस बछड़े का जन्म 6 फरवरी 2009 को एनडीआरआई करनाल में हुआ था, जिसकी मृत्यु 7 दिनों के भीतर हो गई थी। उसके बाद दूसरा बनाया गया, उसका नाम रखा गया गरिमा 2। 6 जून 2009 को इसका जन्म हुआ था, ठीक है? तो गरिमा 2 भैंस है, ये याद रख लीजिएगा बस। इतना डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, डिटेल हमने लिख ही दिया है, ठीक है? दीपक, विशाल, अंजलि, वीरेंद्र सिंह, रफीना खातून। आ रही है बात समझ में सबको? प्रणव कुमार साहब, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट है आपका इंजाज। इंजाज क्या है? विश्व का प्रथम क्लोनित ऊंट है। क्लोनिंग के द्वारा बनाया गया पहला ऊंट का नाम इंजाज है, जिसका जो जन्म है 14 अप्रैल 2009 को हुआ था। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर निसार अहमद वानी और ये हुआ था कैमल रिप्रोडक्शन सेंटर दुबई में, है ना? तो डॉक्टर निसार अहमद वानी दुबई संयुक्त अरब अमीरात में ऊंट का प्रजनन केंद्र था और वहीं पर जन्म हुआ था इंजाज का। तो याद रखना है कि डॉली क्या है? भेड़ है। गरिमा क्या है? भैंस है। और इंजाज क्या है? ऊंट है। फिर से एक बार याद रखिएगा, डॉली क्या है? भेड़ है। गरिमा क्या है? भैंस है। और इंजाज क्या है? ऊंट है। जेनेटिक प्रॉब्लम आगे समझ में आएगा जब हम जेनेटिक डिजीज पढ़ेंगे, जीन पढ़ेंगे, डीएनए पढ़ेंगे, तब समझ में आएगी बात, ठीक है जी। चेतन शर्मा साहब, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं
ट्विंस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ट्विंस क्या होता है ना? ट्विंस क्यों होते हैं? जुड़वा बच्चे क्यों होते हैं ट्विंस? जुड़वा बच्चे देखिए, जुड़वा बच्चे क्यों होते हैं? आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो पढ़ ही रखा है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा प्रजनन तंत्र है। ये ओवरी है, ये भी ओवरी है, ठीक है? ये दोनों ही ओवरीज हैं। दिस इज द लेफ्ट एंड दिस इज द राइट ओवरी। ये अंडाशय है, ये भी अंडाशय है। आप जानते हैं कि अंडाणुओं का जो निर्माण है वो अंडाशय में होता है, और अंडाशय से निकलता है बाहर और चला जाता है फेलोपियन ट्यूब में। इधर से स्पर्म आते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। आपको पता है कि एक बार जब कोई पुरुष इजैकुलेट होता है, स्खलित होता है, तो उसके सीमेन में 300 मिलियंस स्पर्म्स होते हैं। कितने? 300 मिलियन शुक्राणु, 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। लेकिन गॉड ने फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस इस तरह से कर रखे हैं कि हर मंथ किसी एक ही ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है। हर मंथ किसी एक ही अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है ना? इधर इस महीने इधर से रिलीज हुआ तो अगले महीने इधर से रिलीज होगा, यानी हर मंथ एक ही ओवम, एक ही अंडाणु अंडवाहिनियों में अवेलेबल होता है। लेकिन मान लिया कि दो दो निकल गया, कभी एक एग इधर से निकल गया और एक अंडाणु इधर से निकल गया, दो दो ओवम रिलीज हो गए। तो देखो, शुक्राणुओं की तो कमी नहीं है, शुक्राणुओं की तो भरमार होती है भाई। कितना है? 300 मिलियन। तो ये दोनों ही एग को शुक्राणु अगर निषेचित कर दिया तो दो दो जायगोट बन जाएंगे, दो दो जायगोट बन गए, दो दो जायगोट बन गए, दो दो युग्मनज बन गए। और ये दो दो युग्मनज फिर विभाजित होकर फीटस बनाएंगे और बेबी बन जाएगा। दो दो बच्चे हो गए, तो ये बन गया जुड़वा बच्चा। इस तरह के जुड़वा बच्चे को हम कहते हैं क्या? अनआइडेंटिकल ट्विंस। अनआइडेंटिकल ट्विंस, असमान जुड़वा बच्चे, असमान जुड़वा बच्चे। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग ओवम को दो अलग अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है। दो अलग ओवम है, दो अलग स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया है। इसमें देखो, दोनों हो सकता है कि मेल हो जाए, दोनों हो सकती है फीमेल हो जाए, एक मेल हो जाए दूसरा फीमेल हो जाए, कुछ भी संभावना बन रही है। क्योंकि दो अलग अलग अंडाणु को दो अलग अलग शुक्राणुओं ने निषेचित किया है। तो दोनों मेल हो सकता है बच्चा, दोनों फीमेल हो सकता है, एक मेल हो सकता है दूसरा फीमेल हो सकता है। इसमें पूरी तरह से रिजेम्बलेंस नहीं होगा। दोनों की शक्ल सूरत इसमें बस इतनी मिलेगी जितना कि एक भाई भाई में, जितना एक बहन बहन में, या जितना एक भाई बहन में समानता होती है ना? लेकिन दूसरे तरह का जुड़वा बच्चा यहाँ पे बनेगा। जैसे स्पर्म और ओवम से मिला, स्पर्म ओवम से मिला और क्या बन गया? जायगोट बन गया। स्पर्म ओवम से मिला और क्या बन गया? जायगोट बन गया, है ना? युग्मनज बन गया। और ये युग्मनज किसी तरह से दो भाग में विभाजित हो गया, दो में विभाजित हो गया। तो ये बन गया आपका दो जायगोट। एक जायगोट दो में क्या हो गया? विभाजित हो गया, और इन दोनों से अलग अलग बेबी बन गया, अलग अलग बेबी बन गया, अलग अलग शिशु बन गया। तो ये भी जुड़वा बच्चा ही कहलाएगा, ये भी जुड़वा बच्चा ही कहलाएगा। लेकिन ये कहलाएगा आइडेंटिकल ट्विंस। क्या कहलाएगा? आइडेंटिकल ट्विंस, समान जुड़वा बच्चे, समान जुड़वा बच्चे। इसमें दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी होगी, दोनों की आदतें एक जैसी होंगी, दोनों की पसंद एक जैसी होगी। और इसमें देखो, दोनों मेल होगा तो मेल होगा, दोनों फीमेल होगी तो फीमेल होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक मेल हो जाए दूसरा फीमेल हो जाए।
क्योंकि एक ही जायगोट से, एक ही युग्मनज से बाइफरकेट होकर बने हैं, विभाजित होकर बने हैं। इनकी शक्ल सूरत एक जैसी होगी, आदतें एक जैसी होगी, पसंद एक जैसी होगी। इनमें इतनी समानता होगी कि माँ बाप भी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि भाई ये है कौन वाला। सर्दियों के मौसम में एक जोक आया था मेरे व्हाट्सएप पे कि एक रूम में जुड़वा बच्चे बैठे हुए थे, एक बहुत हंस रहा था और एक मुंह लटका कर बैठा हुआ था। तो उसके पिता ने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों इतना हंस रहे हो और वो क्यों मुंह लटका कर बैठा हुआ है। तो जो हंस रहा था वो बोला कि इतनी सर्दी में मम्मी ने दोनों बार इसी को नहला दिया, है ना। तो मम्मी पापा तक कंफ्यूज रहते हैं कि है कौन वाला। इतनी समानता होगी आइडेंटिकल ट्विंस में, समान जुड़वा बच्चे में। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होता है कि एक जो है एक को थप्पड़ मारेंगे तो दूसरे को लगेगा। जैसे जुड़वा मूवी में दिखाया, एक सलमान खान की मूवी आती है जुड़वा, है ना। तो उसको मैंने देखा था तो देखा कि एक बच्चा रहता है रेलवे ट्रैक पर, एक बच्चा रहता है बेड पर। तो वो बच्चा जब बेड पर ऐसे पलटता है ना तो वो ट्रैक से ऐसे हट जाता है। एक डांस कर रहा है तो दूसरा डांस कर रहा है। ये बेवकूफ बनाते हैं आप लोगों को, है ना। तो इसलिए इसको आइडेंटिकल ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोजाइगोटिक, मतलब एक जाइगोट से बाइफरकेट होकर बने हैं, तो इसको कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और इसको कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, है ना। इसको और क्या बोलते हैं? डाइजाइगोटिक ट्विंस। और इसको क्या बोलेंगे? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। एक ही जाइगोट से बने हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। एक युग्मकी जुड़वा बच्चे एक युग्मक से बने हैं, और यहां पर दो दो अलग अलग युग्मक, द्वि युग्मकी जुड़वा बच्चे। बात आ रही है समझ में? आप कहेंगे सर कभी कभी दो से ज्यादा क्यों हो जाता है? तो जैसे मान लिया 2-3 इधर से रिलीज हो गया, 2-3 इधर से रिलीज हो गया, तो क्या हो गए? 2 से अधिक बच्चे हो जाते हैं। एक महिला को 5 बच्चे थे, एक बार में फैमिली कंप्लीट हो गया उसका। तो ये सब गॉड आपको दिखाने के लिए करते रहते हैं कि देखो सबसे बड़े कलाकार हम हैं। तुम कुछ भी चीज छोटी मोटी बनाकर बहुत इतराते रहते हो, सबसे बड़े कलाकार जो है वो हम हैं। क्या किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? तो आइडेंटिकल ट्विंस की आदतें एक जैसी होंगी, पसंद एक जैसी होगी, है ना, और देखने में बिल्कुल एक जैसा लगेगा। अंकित कह रहे हैं कि मेरे यहाँ भी तो सेम है ना, तो वो आइडेंटिकल होगा ना, आइडेंटिकल, एक युग्मक से बने होंगे। अब थोड़ा सा हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म चक्र। ये मासिक धर्म क्या होता है? थोड़ा सा हम क्वेश्चन पूछ लिया है सीजीएल वालों ने और सीडीएस वालों ने, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे, बाकी डिटेल में हम यूट्यूब पर आपको बतला देंगे। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है कि पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग होती है महिलाओं में, पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग, है ना। पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग जो होती है, यानी महिलाओं की योनि द्वारा अवधिक रक्तस्राव, यानी फिक्स टाइम पे होगा ब्लीडिंग। तो पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग जो होती है इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, है ना, मासिक धर्म, है ना, जिसको पीरियड भी कहते हैं और जिसको माहवारी के नाम से भी लोग जानते हैं, ठीक है। तो पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग जो होती है वो कितने दिन में रिपीट करती है? तो 28 दिन में रिपीट करती है, और ये प्लस माइनस 2 दिन हो सकता है, मतलब 2 दिन आगे 2 दिन पीछे हो सकता है, ये नॉर्मल है। इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो 28 दिनों पे ये रिपीट करता है, इसलिए बोल रहे पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग। महिलाओं की योनि द्वारा अवधिक रक्तस्राव को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और चूंकि ये चलता रहता है इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मासिक धर्म चक्र कहते हैं, है ना। 28 दिन पे रिपीट होता है। जैसे आज मान लिया किसी का पीरियड स्टार्ट हुआ है तो अगले 28 को होगा, है ना।
28 या 29 तारीख होगा, 2 दिन आगे पीछे, +-2 डेज मतलब 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, ये जो फर्स्ट एमसी होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुएशन, है ना। तो फर्स्ट एमसी को हम लोग कहते हैं क्या, और जब एमसी पूरी तरह से रुक जाता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको याद कर लीजिएगा। तो बताइए फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को किस नाम से जानते हैं, और जब महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, है ना। तो फर्स्ट एमसी को मेनार्की कहते हैं, क्या बोलते हैं, मेनार्की, है ना, मेनार्की। ये लगभग इसको क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, मेनार्की कहते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को, ठीक है। और ये लगभग 12 से 14 साल में क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है महिलाओं में, और जब पूरी तरह से स्टॉप कर जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से रुक जाता है तो इसको मेनोपॉज कहते हैं। पॉज मतलब क्या होता है, रुक जाना, है ना, रजो निवृत्ति, यानी मासिक धर्म का पूरी तरह से रुक जाना रजो निवृत्ति कहलाता है। और ये 40 से 45 साल होते होते 40 से 45 साल होते होते महिलाओं में पूरी तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है ना। तो इसको बोलते हैं रजो निवृत्ति, मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। तो 40 से 45 साल होते होते महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से रुक जाता है, इस कंडीशन को मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉज हो गया, पॉज मतलब रुक जाना, है ना, और मेनार्की मतलब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये दोनों मतलब टर्म आपको बस याद रख लेना है, ओके। लेकिन पुरुषों में जो है वो शुक्राणु पूरी जिंदगी बनता रहता है, पुरुषों में शुक्राणु जो है वो मरते दम तक बनते रहता है, लेकिन महिलाओं में जो अंडाणु है ना वो फिर 40 से 45 साल के बाद रिलीज होना बंद हो जाता है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद होगा तो मतलब ओवल्यूशन नहीं होगा, तो इसको याद रख लेना है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है उसको ज़रा देखिए, और क्यों होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये मान लिया कि कोई महिला है और ये इसका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको समझिएगा, और ये अंडवाहिनियाँ हैं, इतनी बार बनाया है कि अब तो याद हो गया होगा, है कि नहीं। ये अंडवाहिनियाँ हैं और ये अंडाशय है, मतलब ओवरी है, अंडाशय है, ठीक है। अब देखिएगा कि ये अंडाशय से अंडाणु निकला और कहाँ पहुँच गया, पहुँच गया अंडवाहिनियों में, और इधर से स्पर्म गया और दोनों मिल गए। तो अंडाणु और शुक्राणु का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। निषेचन के बाद क्या बनता है, जायगोट, और जायगोट विभाजित होकर क्या बना लेता है, भ्रूण, एम्ब्रियो। और फिर ये एम्ब्रियो जो है ना वो गर्भाशय की दीवार से आकर चिपक जाता है। आप इसको ज़रा समझो कि ये मान लिया कि आज के दिन किसी महिला का पीरियड स्टार्ट हुआ है तो अगला 28 को आएगा, 28 दिन का होता है, रिपीट करता है, बीच में कहीं 14 होगा, यहाँ पे कहीं 7 होगा, यहाँ पे कहीं 21 होगा, 4 हफ्तों में बांट देते हैं। तो जैसे मान लिया कि आज किसी महिला का पीरियड स्टार्ट हुआ है ना, तो बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है, ओवल्यूशन होता है। क्या होता है, ओवल्यूशन होता है, ओवल्यूशन होता है, अंडोत्सर्ग होता है। ओवल्यूशन मतलब अंडाणुओं का अंडाशय से बाहर निकलना। तो ये मान लिया कि आज किसी फीमेल का मतलब पीरियड की शुरुआत हुई है तो 14वें दिन एग बाहर निकलेगा, और क्या करेगा ये क्या करेगा, वेट करेगा 3 दिन तक, है ना। मान लिया कि 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, है ना। ये 3 दिन तक वेट करेगा, यहाँ पे वेट करेगा यहाँ पर स्पर्म का। अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ तो ओवम की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ओवम की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर ये स्पर्म और ओवम मिला तो क्या बन गया, जायगोट बन गया, और जायगोट बन जाएगा तो फिर एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार से आकर चिपकेगा। तो होता क्या है कि भाई फर्टिलाइजेशन होगा और ये भ्रूण आएगा और इस दीवार से चिपकेगा, तो इसकी तैयारी जो है गर्भाशय में शुरू हो जाती है। देखिए अब 5 दिन तक तो ब्लीडिंग ही चलता रहता है, 6ठे दिन से फिर क्या होती है, ये दीवार क्या होने लगती है, क्या होने लगती है, थिक होने लगती है, गर्भाशय की दीवार थिक होने लगती है ना, मोटी होने लगती है। क्यों, इसमें ढेर सारे ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं आ जाती हैं, टिश्यू आ जाते हैं,
और ये दीवार थिक हो जाती है। क्यों? ताकि ये अगर आ जाए क्या, अगर एग सॉरी भ्रूण आ जाए तो ये आसानी से चिपक जाए यहाँ पे। जैसे आपके यहाँ अगर कोई गेस्ट आने वाला होता है ना, तो गांव देहातों में पहले चारपाई रखते थे इस तरह से, और इस पे क्या करते थे, एक पहले चादर बिछा दिया, इसके ऊपर एक जो है वेलवेट का चादर बिछा दिया, इसके ऊपर और एक अच्छा सा फूल वाला चादर बिछा दिया। तो गेस्ट आने वाला है, उसकी तैयारी यहाँ पे भी चल रही है जैसे आपने तैयारी करी। तो क्या होगा कि 14वें दिन ओवल्यूशन हुआ और 17 दिन तक वेट किया यहाँ पे एग ने। लेकिन अगर ये स्पर्म नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा। तो अब इस दीवार की कोई जरूरत रही नहीं, है ना। ये दीवार क्यों बनी थी कि निषेचन होगा और क्या बनेगा, युग्मनज, और क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो दीवार से आकर चिपकेगा, उसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन अगर ये निषेचन नहीं हुआ तो एग की डेथ हो जाएगी, और फिर ये दीवार 18वें दिन से क्या होने लगेगी, टूटने लगेगी, इसका डिग्रेडेशन शुरू होगा, और 28 दिन होते 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 ये जो दीवार है ना, और ये जो ब्लड वेसल्स है, ये जो है वेजाइना द्वारा बाहर आ जाएगा। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। जैसे आपने गेस्ट का वेट किया और गेस्ट नहीं आया तो आपने क्या किया, गुस्से में चादर निकालकर फेंक दिया बाहर, है कि नहीं। ठीक ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। ये दीवार क्यों बनी थी, आने वाला था भ्रूण, आकर चिपकेगा, लेकिन जब निषेचन हुआ ही नहीं तो इस दीवार की कोई जरूरत रही नहीं, है ना। तो अब आज के दिन शुरू हुआ मेंस्ट्रुएशन, तो वो पहला दिन होगा और 5वें दिन तक ब्लीडिंग होगी, और 6ठे दिन से फिर दीवार बननी शुरू हो जाएगी। 6ठे से 14वें दिन तक फिर दीवार बनेगी ये, फिर वेट होगा, फिर आएगा, अगर आ गया तो ठीक है, ये दीवार बच जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर निषेचन हो गया और भ्रूण बन गया, ये दीवार यूज में आ गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने का एक साइन क्या होता है कि प्रेगनेंसी हो गई, है ना। जैसे गेस्ट आ गया तो अब आप इसको क्यों फेंकेंगे, उस पे बैठेगा, तो वह यूज हो गया ये। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल क्या होता है, चलता रहता है। तो अगर निषेचन हो गया और भ्रूण बन गया, भ्रूण दीवार से चिपक गई, तो अब ये दीवार बाहर नहीं आएगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बंद होने का एक कारण होता है क्या, कि प्रेगनेंसी हो गई, या हो सकता है कि अनीमिया हो, इसकी वजह से भी बंद, थोड़ा रुक जाता है फीमेल में। हो सकता है कोई टेंशन हो, उसकी वजह से भी रुक जाता है ना। अन्य बीमारियों में, टीबी वगैरह में भी रुक जाता है। लेकिन जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल के रुक जाने का मतलब क्या होता है कि लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, है कि नहीं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखो, आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेनार्की कहते हैं, है ना। रजोदर्शन बोलते हैं हिंदी में, इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, रजोदर्शन। तो प्रथम मासिक धर्म को किस नाम से जाना जाता है, मेनार्की, रजोदर्शन। ये 12 से 14 साल में शुरू हो जाता है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से रुक जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। ये दो टर्म बस आपको याद रखना है ना, दो टर्म बस आपको याद रखना है। 40 से 45 साल में महिलाओं में पूरी तरह से मासिक धर्म रुक जाता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आया समझ में, हाँ, वो भी बाहर आ जाता है ना ब्लीडिंग के साथ, वो सरोगेसी से बनी होंगी। तो एक एवरेज बताया गया है कि 40 से 45 में बंद हो जाता है, किसी किसी महिलाओं में 50 के बाद भी रिलीज होता रहता है। एक एवरेज, जैसे मैंने कहा कि एवरेज ह्यूमन लाइफ क्या है, 60 साल। तो क्या 60 साल में आदमी मर जाता है क्या, कोई 100 साल तक भी जीवित रह जाता है, 110 साल तक भी जीवित रहता है। वो एक एवरेज डेटा है, ठीक है। पीरियड में पेन क्यों होता है, तो देखो पेन नहीं होगा क्या, ये आपकी जो दीवार बनी है यूट्रस में, ये टूट कर गिर रहा है, तो ये मामूली बात है क्या। यूट्रस में जो दीवार है, मतलब आपके बॉडी का एक हिस्सा जो है वो टूट कर गिर रहा है, तो दर्द तो होगा ही, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी में टिश्यू बने हैं, ये आपका शरीर का एक अंग है, और वो बाहर आ रहा है, टूट कर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पेन होगा ना। तो इस तरह के पेन में आपको क्या करना चाहिए कि आप पानी के बोतल से या
वाटर जो बैग आता है ना उससे सेकिए, ज़्यादा पेन किलर्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, तो सेकने से जो है वो आराम मिल जाता है। बहुत दर्द असहनीय तब पेन किलर्स वगैरह लेना चाहिए। वैसे आप जानते हैं कि पेन किलर्स आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है जी। हाँ, एसएससी जीडी का कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। वीरेंद्र पूछ रहे हैं कि सर कितना दर्द होता है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, जिसको दर्द होता है वही समझ सकता है। आप पुरुष हैं तो आप उस दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकते, या बच्चे के जन्म के समय जो दर्द होता है उस दर्द का भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो कुछ चीजें महसूस की जा सकती हैं, उसका अंदाजा तब होता है जब आप पर वो चीजें बीतती हैं, है कि नहीं। हाँ, हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होते हैं बिल्कुल। तो जैसे हम इसको मतलब टीजीटी वाले बैचेस में पढ़ाते हैं तो सारा हार्मोन वगैरह डिस्कस करते हैं, पर आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नीट के बैचेस में आपको हार्मोनल चेंजेस, ये थिकनिंग वगैरह की जो मतलब दी हुई है एनसीईआरटी में, आपने देखा होगा कैसे कैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन का बढ़ रहा है, एलएच का लेवल बढ़ रहा है और ओवल्यूशन हो रहा है ना। उसके बाद फिर प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटेगा तो दीवारें टूटने लगेंगी, है कि नहीं। इन्फेक्शन होता है पीरियड्स के दौरान, अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो इस पीरियड में अवॉइड करना चाहिए, है कि नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही। एनिमल रिप्रोडक्शन हमारा हो गया है फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पौधों में कैसे लैंगिक जनन होता है, तो प्लांट रिप्रोडक्शन हमारा अगला टॉपिक होगा। तो आज दीजिए मुझे इजाज़त, वक्त अब हमें आगे कुछ कहने की इजाज़त नहीं दे रहा है। जो बच्चे देखिए हमारे साथ नए जुड़े हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, आज भी कई बच्चे थे हमारे साथ, है ना। तो उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, इसका प्रैक्टिस हम चला रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है जी। और आप जो है यूट्यूब चैनल को हमारे बाकी बच्चों के पास भी पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में आप लोगों ने जो स्कोर किया है वो ज़रूर लिखिएगा कि कितने कितने स्कोर आए हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है साइंस बाई ज़ुबैर एहसानी, और फेसबुक और इंस्टा पे मैं ज़ुबैर एहसानी के नाम से हूँ। तो अगर आपका यहाँ पर क्वेरी कोई सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, इतने मतलब मैसेजेस आते हैं कि अगर हम सिर्फ मैसेज को पढ़ना शुरू करें तो क्लास आपकी चल ही नहीं पाएगी, है ना। 1 घंटे की क्लास 20 मिनट की हो जाएगी। तो आपकी कोई चीज़ है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम पे हमारा टेलीग्राम है साइंस का शुरू, जिसमें 19 के बच्चे होंगे लगभग, है ना। उसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो इनकी पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।